नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसबीआई का एक और पेपर लेकर आए हैं जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। चलिए एक और पेपर के बारे में हम लोग बात करते हैं और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इंग्लिश का जो पैटर्न है वो एसबीआई का क्या रहने वाला है और किस तरीके से जो एसबीआई है वो मुझसे इंग्लिश के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है पूछने वाला है। तो स्क्रीन पर आपके सामने क्लोज टेस्ट है। एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज करके और इस क्लोज टेस्ट को पढ़ने की कोशिश करें। फिर जो है हम इस क्लोज टेस्ट के बारे में बात करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स जरूर से मेंशन करें ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि किस तरीके से आप वहां पर आंसर मार्क करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पोस्ट कोविड ऑफिस आउटफिट्स हैव, पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद की बात कर रहा है। जो ऑफिस के आउटफिट्स जो हैं यानी ऑफिस में जो पहनने वाले कपड़ों की ये बात कर रहा है। हैव डैश अ नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें जो चेंजेस आए हैं ड्रेसेस में या आउटफिट में वो नोटेबल है। नोटेबल यानी आप नोट कर सकते हैं कि कितना ज्यादा चेंजेस ड्रेसेस में देखा गया है। तो ये कहना चाह रहा है ऑफिस outfits have dash a notable transformation blending comfort and professionalism, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अब आया है ये कैसा आया है, कंफर्ट आया है और प्रोफेशनलिज्म है, यानी दोनों को ये लेकर के चल रहा है। ये कंफर्ट की बात भी कर रहा है और प्रोफेशनलिज्म भी दिखा रहा है। तो क्योंकि नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो यहां पर हम फिलर क्या टिक करेंगे, ऑफिस आउटफिट्स हैव डीपन होगा नहीं। देखिए ब्राइटन का मतलब होता है चमकना, चमकना होगा नहीं। डीपन का मतलब होता है किसी चीज का गहरा होना, गहरा भी नहीं होगा। वेन का मतलब है किसी चीज का कम होना, ये भी नहीं होगा। और स्ट्राइव का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, तो ये भी नहीं होगा। ये आउटफिट का चेंजेस दिख रहा है तो ये कहलाया जाएगा अंडरगॉन अ नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अंडरगॉन यानी इस स्थिति परिस्थिति से ये गुजरा है। क्या गुजरा है, ऑफिट आउटफिट्स का चेंज होना। ब्लेंडिंग कंफर्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, चलिए आगे बात करते हैं। द ट्रेडिशनल बिजनेस अटायर हैज गिवन, ट्रेडिशनल बिजनेस अटायर यानी ये जो चेंज बिजनेस अटायर अब आया है उसने जो दिया है वो क्या दिया है, अ मोर रिलैक्स्ड एंड डैश स्टाइल। इसने एक बहुत रिलैक्सिंग और कैसी स्टाइल मुझे दी है। फ्रेजाइल का मतलब तो नाजुक होता है, नाजुक स्टाइल होगा नहीं। जेंटल स्टाइल होगा नहीं, है ना। वर्सेटाइल हम कह सकते हैं, वर्सेटाइल स्टाइल इसने मुझे दी है। वर्सेटाइल मतलब जिसे आसानी से हम अडेप्ट कर सकते हैं, आसानी से इसे हम अपना सकते हैं। तो वो रिलैक्स एंड वर्सेटाइल स्टाइल जो इसने मुझे वो दी है। नोबल कहेंगे नहीं, फर्टाइल हम कहेंगे नहीं। तो द ट्रेडिशनल बिजनेस अटायर हैज गिवन वे टू अ मोर रिलैक्स एंड वर्सेटाइल स्टाइल विद मेनी प्रोफेशनल्स ऑप्टिंग फॉर स्मार्ट कैजुअल, यानी कि जो कई प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने कैजुअल कैसे पहन रखे हैं, स्मार्ट और लेजर वियर है। लेजर यानी आरामदायक है, उनके लिए बहुत इजी वियरिंग है ये, है ना। रिमोट वर्क एक्सपीरियंसेस हैव डैश शिफ्ट टुवर्ड्स कंफर्टेबल, यानी ये कह रहा है जो रिमोट वर्किंग एरियाज थे उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जो आउटफिट्स हैं ये किस तरफ शिफ्ट हो गए हैं, कंफर्टेबल की तरफ ये शिफ्ट हो गए। येट पॉलिश्ड लुक, और इनका जो लुक है वो कैसा है, पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड है यानी कि बहुत चेंज जो लुक ये आया है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि इसने मुझे पॉजिटिव वर्ड्स बोले हैं कि ये जो लुक है ये कंफर्टेबल है और पॉलिश्ड है, इसका मतलब बोर्ड तो होगा नहीं, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, टेरिफाइड भी नहीं होगा। टेरिफाइड का मतलब होता है डरावना, तो डरावना लुक ये है नहीं। एक्साइटेड लुक भी नहीं कह सकते, एक्साइटमेंट कैसे होगा लुक के अंदर। न्यूज यानी हैरान कर देने वाला लुक भी ये नहीं है। बेसिकली मेरा आंसर क्या होगा कि ये लुक कैसा है, इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कई लोगों को इस लुक ने क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। और ये लुक कैसा था, कंफर्टेबल था। ठीक है, तो रिमोट थर्ड फॉर्म ही आएगी यहाँ पर। तो रिमोट वर्क एक्सपीरियंसेस हैव इन्फ्लुएंस्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स, किस तरफ शिफ्ट हो गया, ये कंफर्टेबल की तरफ शिफ्ट हो गया है। येट पॉलिश्ड लुक्स। इंटीग्रेटिंग एलिमेंट्स लाइक, कैसे एलिमेंट्स को इसने इंट्रोड्यूस किया है अपने लुक के अंदर, यानी किस टाइप के कपड़े जो है वो पहने जा रहे हैं, वो पहने जा रहे हैं टेलर्ड जॉगर्स, जॉगर्स पहने जा रहे हैं और निट ब्लेजर यानी उसके ऊपर कोट जो है वो पहना जा रहा है। द डैश ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज लेड टू एन, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्या होना जिसकी वजह से क्या आया है, इंक्रीज फोकस आया है किसके ऊपर, अपर हाफ ऑफ आउटफिट्स, यानी जो कपड़े आउटफिट्स के ऊपर यानी कि अपर हाफ में पहने जाते हैं उनके ऊपर जो फोकस है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्या होना, रेजिस्टेंस होना,
तो रेजिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करना। एम्फेसाइज, हाँ हम एम्फेसाइज कह सकते हैं कि एम्फेसाइज हो चुका है बहुत ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। एनालाइज तो मूल्यांकन होता है, होगा नहीं। क्राइसिस का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो डेंजर या डिफिकल्टी के समय हमारे सामने आती है, वो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव बात कर रहा है। सिंथेसिस भी नहीं होगा। सिंथेसिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो द सिंथेसिस ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, द क्राइसिस नहीं, द एनालिसिस नहीं, द एम्फेसिस ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी अब अधिकतर लोग जो है वो एम्फेसाइज किस पे कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोकस कहाँ इंक्रीज हो गया है, अपर हाफ की तरफ चला गया है। और इस अपर हाफ में भी क्या पहनने लगे, स्टाइलिश टॉप्स जो है वो पहनने लगे हैं और एसेसरीज जो है वो आने लगी है। एज द बाउंड्री बिटवीन, अब ये कह रहा है जो बाउंड्री है, बाउंड्री यानी लिमिट, बाउंड्री यानी लिमिट, जो पहले किसके बीच में थी, एक वर्क यानी काम और एक घर के प्रति बीच में एक बाउंड्री हुआ करती थी। यानी जो काम आप वर्क पे करते हैं वो आप घर पर नहीं कर सकते, और जो घर पे करते हैं वो वर्क प्लेसेस पे नहीं होता। एक फॉर्मल इनफॉर्मल का एक एजेंडा हुआ करता था। अब ये कह रहा है कि ये जो बाउंड्री है बिटवीन वर्क एंड होम के बीच में है, ये क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है ब्लर। यानी ये धीरे धीरे होती जा रही है, काम खत्म की तरफ जाती जा रही है। द इवॉल्विंग ऑफिस अटायर, जो अब ऑफिस का अटायर यानी पहनावा अब जो बन रहा है, वो कैसा बन रहा है, क्या लेकर आ रहा है, डैश ऑफ बैलेंस बिटवीन, वो एक बैलेंस लेकर आ रहा है किसके बीच में, या एक बैलेंस दिखा रहा है किसके बीच में, कंफर्टनेस के बीच में। यानी कंफर्ट जोन भी आ गया है, फंक्शनैलिटी भी है, यानी आप काम भी अच्छे से कर सकते हो और आपका प्रोफेशनलिज्म भी नजर आ रहा है। तो ये जो इवॉल्विंग ऑफिस अटायर आया है, देखो डिपेंड के साथ है ना, बेसिकली ऑन आता है या अपॉन आता है। तो डिपेंड्स ऑन या अपॉन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, तो डिपेंड्स आएगा नहीं। टर्मिनेट मतलब तो खत्म होना होता है, ये भी नहीं होगा। सस्पेंड का मतलब भी खत्म होना ही होता है, किसी चीज का सस्पेंड हो जाना, ये भी नहीं होगा। हाँ ये कह सकते हैं कि जो ऑफिस अटायर ये रिफ्लेक्ट करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है, एक बैलेंस को। फ्लक्चुएट मतलब भी चेंजेस होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये एक रिफ्लेक्ट करता है एक अटायर को, कौन सा अटायर, जो एक बैलेंस्ड है किसके बीच में, कंफर्ट, फंक्शनैलिटी और एक प्रोफेशनलिज्म के बीच में। तो दोस्तों ये था एक क्लोज टेस्ट जो क्वाइट इजी भी कह सकते हैं, और इसे हम बाय ऑप्शन यानी कि जिसके ऑप्शंस थे वो भी क्वाइट इजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे बात कर रहा है रीअरेंजमेंट की। अगर मैं इस रीअरेंजमेंट को अटेम्प्ट करूं, तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, जब भी कोई रीअरेंजमेंट अटेम्प्ट करें ना, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है, यानी कि जब आप लास्ट वाले पार्ट से इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आप कई ऑप्शंस जो है ना वो कट कर पाएंगे। जैसे जैसे बी पार्ट जो है ना वो बाय पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब मेरा कोई भी रीअरेंजमेंट बी पर एंड नहीं होगा, मैं सी ऑप्शन काट सकती हूँ। आपका जो ए पार्ट है वो द पे एंड हो रहा है, द यानी कि आप एक आर्टिकल पे भी एंड नहीं कर सकते, यानी कि आप डी पार्ट को भी काट सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है आपके तीन ऑप्शन बच रहे हैं और ये तीनों पे एंड हो सकता है, तो अब आपके ये लास्ट ऑप्शन का खत्म। अब आप आए फर्स्ट ऑप्शन पे। अब या तो मैं डी से स्टार्ट करूं या फिर मैं सी से स्टार्ट करूं। अगर मैं सी पर आती हूं तो ये बोल रहा है लेवल्स रिलेटिव टू। अब ये किसके लेवल की बात कर रहा है, वो तो अभी तक नाउन आया ही नहीं है, यानी मुझे मेरा सब्जेक्ट तो मिला ही नहीं है। तो यानी कि मैं अपना रीअरेंजमेंट सी से भी स्टार्ट नहीं कर सकती। तो क्या मैं अपना रीअरेंजमेंट डी से स्टार्ट कर सकती हूँ, एक बार इसे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या पूरा रीअरेंजमेंट पढ़ना पड़ेगा, आप इसे टिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी लिखा है नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड ना। नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी कि आप ए बी सी डी ई को भी एक रीअरेंजमेंट बना सकते हैं। यानी अगर मैं इसे पढ़ूं तो इम्प्लाइड अ पॉसिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ। अब ये किस पर इंप्लाई करने की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो वर्ब है, वर्ब से स्टार्टिंग कर नहीं सकती, यानी ये भी कट गया। तो मोर और लेस मुझे मेरा आंसर मिल गया है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। रिसर्चर्स सेड द ड्रॉप इन द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी रिसर्चर्स कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में कमी यानी कि ड्रॉप जो आया है कार्बन डाइऑक्साइड की, किस में, लेवल्स में, किसके रिलेटिव, रिलेटिव टू नेबरिंग प्लैनेट्स के रिलेटिव। ठीक है, तो यानी कि डी और सी एकदम परफेक्ट मैच मिल गया, तो मुझे आगे इसे जज करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी पे अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगेन आप पहले लास्ट वाले ऑप्शन से कट करने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए दो ऑप्शन आपको बी से और दो ए से दिख रहे हैं। ए पे एंड हो रहा है म्यूजिक, हाँ म्यूजिक पे आप एंड कर सकते हैं, लेकिन बी, बी में आपको दिख रहा है कॉमा, क्या आप कॉमा पे एक रीअरेंजमेंट एंड कर सकते हैं, नहीं, यानी कि आपके दोनों ऑप्शन कट गए, आप बी से एक रीअरेंजमेंट को एंड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सी से या तो बी से। अगर मैं सी से देखूं तो सरस्वती मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, कॉमा दिख रहा है, नेम इन एपोजिशन, द हिंदू गॉडेस ऑफ लर्निंग।
इज ऑलवेज। अब आपको यहां पर कहां जाना पड़ेगा, सी के बाद डी पर, तो इसके बाद ऑलवेज पोर्ट्रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुझे पैसिव भी दिख रहा है, ये मुझे सही दिख रहा है, सी और डी एक पेयर, बिल्कुल सही है। एक बार बी को भी चेक कर लेते हैं। बी में मुझे कह रहा है हार्ट्स ऑफ म्यूजिक, नाउ किसके म्यूजिक की ये बात कर रहा है, नहीं पता चल रहा, और हार्ट्स से पहले मुझे इसका एक सब्जेक्टिव नाउन चाहिए, क्योंकि हार्ट्स ऑफ म्यूजिक एक इनकम्प्लीट क्लॉज है, जिसको आगे एक अपना कंप्लीट क्लॉज चाहिए, यानी आप बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। एक बार ई को भी चेक कर लेते हैं ना, ए से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। पर्टिकुलरली इन द रियम ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक, हार्ट्स ऑफ म्यूजिक एंथुसियास्ट, नहीं, म्यूजिक के बाद आप हार्ट्स ऑफ म्यूजिक भी नहीं कह सकते, यानी ई बी ऑप्शन गलत हो गया। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये मुझसे फिर बात कर रहा है, एक बार बाकी के ऑप्शन से कट करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं अपना रीअरेंजमेंट अगेन बी पे एंड नहीं कर सकती ना, कॉमा है, यानी कि मैं सी ऑप्शन कट कर दूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो पर्सपेक्टिव सेंड कर सकते हैं, प्रिपेयरिंग सेंड कर सकते हैं, वर्ल्ड सेंड कर सकते हैं और फॉस्टर सेंड कर सकते हैं। चलिए यानी कि लास्ट वाले ऑप्शन हो गए। अब आते हैं स्टार्टिंग पे। क्या मैं अपना रीअरेंजमेंट फॉर यानी कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट कर सकती हूँ, फॉर प्रेपोजिशन से नहीं कर सकती, यानी डी ऑप्शन भी मेरा कट गया, ई से आई कांट स्टार्ट। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर ये बात कर रहा है अमंग स्टूडेंट्स, अमंग स्टूडेंट्स में किन के बीच की बात कर रहा है, ये भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्लॉज दिख रहा है, यानी डी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते और डी से स्टार्टिंग मुझे दिख भी नहीं रही है। अब या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, और मुझे दोनों ही एक तरीके से नाउन दिख रहे हैं जो कि एक स्टेटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक पेयर वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर अ रिच लर्निंग एनवायरनमेंट एक नाउन है, कॉमा से कनेक्टेड है, एनकरेजिंग टॉलरेंस कॉमा से कनेक्टेड है, इसके आगे देखिए आप अंडरस्टैंडिंग कॉमा से कनेक्टेड है, एंड द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी आपको नहीं लगता ये यहाँ पर इन सब की बेसिक चीजों की बात कर रहा है, लर्निंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, एनकरेजिंग टॉलरेंस की बात कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि मेरे को एक पेयर नजर आ गया है, बी के बाद में तो सी ही आएगा, कंफर्म है। तो अब आप बी और सी पेयर इन दोनों में देख लीजिए, आपको कहाँ नजर आ रहा है। देखिए यहां मुझे बी और सी पेयर नजर बिल्कुल नहीं आ रहा, क्या यहाँ पर बी और सी पेयर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सारा ऑप्शन कट हो गए। एक बार ई की तरफ बढ़ते हैं, एक बार विदाउट इसी तरीके से इसे अरेंज करते हैं, यानी ए बी सी डी ई, एक बार देखते हैं। एम्ब्रेसिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन एजुकेशन फॉस्टर, क्या फॉस्टर करती है ये, रिच लर्निंग एनवायरनमेंट को फॉस्टर करती है, एनकरेजिंग टॉलरेंस को फॉस्टर करती है, अंडरस्टैंडिंग को करती है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी बी और सी मुझे पेयर भी मिल गया। तो माय राइट आंसर वुड बी नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी अरेंज्ड लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये मेरे से फिलर्स की बात कर रहा है, एसबीआई के अंदर फिलर्स के यदि क्वेश्चन आएंगे तो वो लगभग आपको 4 to 5 मार्क्स डेफिनेटली देकर जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको आपकी एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आप जल्दबाजी में सारे फिलर्स, मतलब आप ठान ही लो कि नहीं मुझे तो सारे ही करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। भले ही फिलर्स के मुझे 5 क्वेश्चन दे, अगर मैं वहां से 2 से 3 मार्क्स भी ग्रैब कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोर रहेगा फिलर्स में। एक और चीज का आप यहाँ पे विशेष ध्यान रखें, फिलर्स के जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में मैक्सिमम आपको 3 to 4 ऑप्शंस के, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 to 5 ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, कम से कम 3 to 4 ऑप्शंस के बीच में आपको मीनिंग आना चाहिए। ये मीनिंग्स अगर आपको आते हैं तभी आप इसे अटेम्प्ट करें, वरना तुक्केबाजी ना खेलें, वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। चलिए बात करते फिलर की। द मेलोडी प्लेड बाय द स्ट्रीट म्यूजिशियन, यानी जो स्ट्रीट म्यूजिशियन है, जो सड़क पर म्यूजिशियन का काम करते हैं, उनकी बात कर रहा है, उनके द्वारा जो मेलोडी प्ले की गई हैड एंड डैश क्वालिटी, वो आपके ऊपर कैसी क्वालिटी लेके जा रही है जिसकी वजह से जो क्राउड है ना वो मेस्मराइज्ड हो गया है ना। मेस्मराइज्ड अगर ये क्राउड हो गया है यानी वो भार विभुक्त हो गया है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, तो इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा वो उस कैसी क्वालिटी का था। वैसे भी मेलोडी वर्ड ने मुझे बता दिया है कि जो उसका क्वालिटी था गाने का वो पॉजिटिव था, तो यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड आएगा, नेगेटिव वर्ड तो आएगा नहीं। रिवोल्ट का मतलब आप जानते हैं, रिवोल्ट का मतलब होता है किसी के प्रति डिसलाइक करना, लड़ाई कर देना, वॉर के प्रति इसका मीनिंग होता है, तो नेगेटिव मीनिंग है, तो रिवोल्ट मेरा आंसर नहीं होगा। देखिए हॉन्टिंग का मतलब भी नेगेटिव ही होता है, हॉन्टिंग का मतलब होता है
किसी चीज का आपके दिमाग में बार बार आना। लेकिन ये जो बार बार आपके दिमाग में आ रहा है ना, ये पॉजिटिव वे में नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव वे में आ रहा है। दैट व्हाट मीन्स हॉन्टिंग। नाउ स्टिंगिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का स्टिंग होना। स्टिंग यानी डंक को अपन कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग पेन, यानी जब सुई चुभ जाती है ना, उसको हम कहते हैं स्टिंगिंग। रिपेलिंग का मतलब भी नेगेटिव ही है। रिपेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का अनोइंग होना या फिर किसी भी चीज का डिस्गस्टिंग, हम रिपेलिंग को कहते हैं। तो रिपेलिंग मीन्स भी डिस्गस्टिंग, नेगेटिव मीनिंग है। स्टिंगिंग मतलब भी स्ट्रॉन्ग पेन है, ये भी नेगेटिव है। हॉन्टिंग भी नेगेटिव है और रिवोल्टिंग भी नेगेटिव है। तो एक ही पॉजिटिव वर्ड है, दैट इज एन्चांटिंग। एंड एन्चांटिंग का मतलब होता है ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्लेजर जो आपको बहुत खुशी देकर जाए, यानी कि मैं इसे प्लेजर भी कह सकती हूँ। ऐसी कोई चीज जो आपको लुक वाइज कैसी लगे, अट्रैक्टिव लगे, तो मैं इसे चार्मिंग भी कह सकती हूँ। तो प्लेजर और चार्मिंग जो है वो एन्चांटिंग के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। तो माय आंसर वुड बी कि यहाँ पर वर्ड पॉजिटिव आएगा, दैट इज एन्चांटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वाइज एल्डर गाइडेड, यानी कि जो आपको गाइड कर रहा है वो वाइज भी है प्लस एल्डर भी है, बड़ा भी है। और ये गाइड किसे कर रहा है कि यंग अप्रेंटाइज को ये गाइड कर रहा है। नो बेसिकली व्हाट इज अप्रेंटाइज मींस, अप्रेंटाइज मींस जब कोई व्यक्ति किसी स्किल को सीख रहा है, नया नया किसी स्किल को सीख रहा है। क्यों सीख रहा है, ताकि वो उसे आगे चलकर यूज कर पाए, है ना। तो अगर आप कोई स्किल किसी चीज को यूज करने के लिए सीखते हैं, उसे बेसिकली हम अप्रेंटाइज कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये अप्रेंटाइज है, ये कैसा है कि यंग अप्रेंटाइज है जो सीखने के लिए आया है। और ये किससे सीख रहा है, एक वाइज एल्डर से सीख रहा है, थ्रू अ डैश जर्नी। अब जो इसकी जर्नी है वो कैसी है, ये अनलॉकिंग कर रहा है सीक्रेट्स को, यानी कि जो सीक्रेट्स हैं जो लोगों को नहीं पता है, ये उसे जानने की कोशिश कर रहा है, अनलॉक कर रहा है। और क्या चीज, अनसीन रियाम्स, यानी जो लोगों को नहीं दिख रहा है वो ये देखने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली अगेन मुझे वर्ड्स के मीनिंग आनी चाहिए, तभी मैं इसे कर पाऊंगी। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखूं, दैट इज इनफर्नल। तो इनफर्नल का मतलब अगेन होता है ऐसी कोई भी चीज जो आपको बहुत ज्यादा क्या करे, अनॉय करे, परेशान करे। यानी अनोइंग को हम बेसिकली कहते हैं इनफॉर्मल। ठीक है। एविडेंट का क्या मतलब होता है, एविडेंट वर्ड जो है वो एविडेंस से आया है, जिसे आप कहते हैं ना क्लियर एविडेंस है, साफ साफ सबूत दिख रहे हैं। क्लियर चीज को या किसी भी चीज के ऑब्वियस को हम क्या कहते हैं, एविडेंट कहते हैं। मिस्टिकल का मतलब मिस्टीरियस होता है, रहस्यमय होता है, जो लोगों को नहीं पता है वो हम मिस्टीरियस कहते हैं। क्रिप्टिक का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली खोलना, या क्रिप्टिक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज का क्लियर विजन लेकर के आना, जो नहीं दिख रहा है, अनक्लियर था, उसे क्लियर लेकर आना। और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है। अब यहाँ पर इसने कैसे सीक्रेट्स अनलॉक किए थे, जो दिख नहीं रहे थे, जो लोगों के लिए क्या बने हुए थे, मिस्ट्री बने हुए थे, वो सीक्रेट्स इसने अनलॉक किए थे। प्लस इसने मुझे एक और वर्ड क्या कहा था, अनसीन। अनसीन यानी जो मुझे दिख नहीं रहा है, और जो चीज मुझे दिख नहीं रही है अगेन वो मेरे लिए क्या है, मिस्ट्री है। यानी कि वाइज एल्डर गाइड कर रहा था इसको क्या चीज के लिए, कैसी जर्नी के लिए, एक मिस्टीरिकल जर्नी के लिए, जो आगे लोगों को दिखती नहीं है वो इसे दिखे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, द डैश ईज विद विच शी हैंडल द चैलेंजिंग टास्क शो कास्ट हर एक्सपर्टाइज इन द फील्ड। यानी कह रहा है जितनी आसानी से इसने सिचुएशन को हैंडल किया है, कैसे टास्क को इसने हैंडल किया है, चैलेंजिंग टास्क को, यानी जो बाकी के जने शायद इसे हैंडल ना कर पाते। इस चीज से क्या शोकेस हुआ है, यानी क्या दिखा है कि ये इस फील्ड के अंदर कितनी ज्यादा क्या है, एक्सपर्टाइज है, कितनी आसानी से इसने किया है, वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन देखना है। यानी अगेन यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, नेगेटिव वर्ड तो नहीं लगा सकते ना। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव वर्ड आएगा तो ऑप्शन के मीनिंग्स पहले देखते हैं। अब अगेन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है अपेरेंट। ना अपेरेंट का अगेन मतलब होता है किसी चीज का ऑब्वियस होना, है ना। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ऑब्वियस होना या फिर किसी चीज का क्लियर विजन होना। अभी अभी हमने इससे रिलेटेड एक वर्ड रिपेल भी किया था। नेक्स्ट बढ़ रहा है, दैट इज रिपेलेंट। नाउ रिपेलेंट जो है ना, ये कहलाता है क्लियर, ये इसका एंटोनिम हो गया, है ना। रिपेल क्या हो गया, अनक्लियर, यानी किसी चीज का नहीं दिखना इज रिपेल, एंड अपेरेंट इज किसी चीज का क्लियरली दिखना। नेक्स्ट वर्ड ये मुझे बोल रहा है सेटिएंट। नाउ सेटिएंट का मतलब होता है, सेंटिएंट वर्ड जो है ना वो सेंटीमेंट से रिलेटेड वर्ड आया है, इमोशन से रिलेटेड। फ्रेग्रेंट का क्या मतलब हो गया, फ्रेग्रेंस से, यानी कि एक स्मेल से रिलेटेड ये वर्ड है। और इनडिस्टिंक्ट वर्ड जो है ना, ये रिपेलेंट का सिनोनिम है। इनडिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है, अनक्लियर, यानी ऐसी कोई चीज जो क्लियर
नहीं है। यानी इनडिस्टिंक्ट वर्ड और रिपेलेंट वर्ड तो सिनोनिम है, ऑप्शंस दो सिनोनिम्स तो आंसर हो ही नहीं सकते। फ्रेग्रेंट वर्ड जो है वो मुझे किससे, स्मेल से रिलेटेड बोल रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, और सेंटिएंट भी नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है अपेरेंट ईज, यानी कि क्लियर ईज से इस काम को ये करके निकल गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, जो साइंटिस्ट है उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं कहां पर, एक लेबोरेटरी में। अब आर्टिकल और लेबोरेटरी एक नाउन है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एडजेक्टिव आएगा, और ये एडजेक्टिव मुझे देखना है कि जो लेबोरेटरी के लिए एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, क्या इंश्योर करने के लिए, कंडीशंस कंट्रोल करने के लिए, ताकि कैसे रिजल्ट्स आ सके, एक्यूरेट रिजल्ट्स आ सके। तो यहाँ पर जो लेबोरेटरी के लिए एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब स्कैटर्ड लेबोरेटरी तो कैसे हो सकती है, बिखरी हुई लेबोरेटरी, है ना। थ्रिल्ड भी नहीं हो सकता, एक्साइटेड, थ्रिल्ड का क्या मतलब होता है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, वेरी एक्साइटेड, यानी एक्साइटेड की थोड़ी सी एक्सट्रीमनेस को, थोड़ा सा एक्साइटमेंट से ज्यादा अगर लेवल हो जाए तो उसे हम थ्रिल्ड कहते हैं। तो देखो अगेन थ्रिल्ड और एक्साइटेड तो सिनोनिम हो गए, ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, है ना। फ्लस्टर्ड का क्या मतलब होता है मैम, तो फ्लस्टर्ड का भी अगेन एक नेगेटिव वर्ड ही होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का गुस्सा हो जाना, उग्र जिसे अपन कहते हैं ना, एजिटेट बेसिकली हम इसे कह सकते हैं, है ना। तो इट्स अगेन अ नेगेटिव वर्ड। लेबोरेटरी फ्रस्टर्ड कैसे हो सकती है, हाँ आइसोलेट का मतलब होता है अकेले, कि ऐसी जगह जहां को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो अन आइसोलेटेड लेबोरेटरी मतलब एक ऐसी लेबोरेटरी जगह बनाई गई है जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ताकि, क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया है ना कि जो रिजल्ट्स आए वो कैसे आए, एक्यूरेट रिजल्ट्स आए। तो बेसिकली माय आंसर इज कि लेबोरेटरी कैसी थी, आइसोलेटेड जगह पर थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, डिस्पाइट द बसलिंग सिटी। नाउ बसलिंग का मतलब होता है नॉइजी, यानी एक ऐसी जगह पर ये सिटी है जहां बहुत ज्यादा बिजीनेस है, बिजीनेस है यानी शोर शराबा बहुत ज्यादा है। तो डिस्पाइट द बजलिंग सिटी होने के बावजूद जो लाइब्रेरी है उसने मेंटेन कर रखा था कैसा एनवायरनमेंट, देखो अब आगे आपको एक हिंट दे रखा है कि वो एनवायरनमेंट परफेक्ट था और क्वाइट रीडिंग के लिए था, यानी आप चुपचाप वहां जाकर के रीड कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली अगेन ये मुझसे एनवायरनमेंट का एडजेक्टिव पूछ रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट नाउन है, आर्टिकल है, और लाइब्रेरी के लिए जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि परफेक्ट एनवायरनमेंट है और क्वाइट रीडिंग एनवायरनमेंट है। पॉजिटिव आएगा तो मैं मीनिंग्स देखती हूँ। एंटीक का मतलब तो विचित्र होता है, विचित्र एनवायरनमेंट में परफेक्टनेस कैसे आएगी, है ना। नेक्स्ट मीडियन का मतलब होता है सेंटर, है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना मीडियन, इक्वेटर को भी मीडियन कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सेंटर में है। क्लाइमैक्स का मतलब होता है पीक, अब एनवायरनमेंट कैसे पीक हो सकता है लाइब्रेरी का। एक्सट्रीमनेस अगेन एक चीज की नेगेटिविटी को शो करता है, किसी भी चीज का एक्सट्रीम लेवल पर चल जाना, वो भी नहीं होगा। यहाँ पर वर्ड आएगा सिरेन। नाउ व्हाट डज सिरेन मींस, सिरेन का मतलब होता है शांति पूर्वक एनवायरनमेंट, यानी ऐसी जगह जहां शांति है। आप इसे काम कह सकते हैं, आप इसे साइलेंट कह सकते हैं, और इनफैक्ट आप इसे ट्रैंक्विल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तीन सिनोनिम मेरे लिए सरीन के रेडी हो गए, काम, साइलेंट एंड ट्रैंक्विल। यानी ये जो लाइब्रेरी थी शोर शराबे की जगह पर होने के बावजूद भी इस लाइब्रेरी ने अपना क्या मेंटेन कर रखा था, एक सरीन एनवायरनमेंट मेंटेन कर रखा था, यानी काम एनवायरनमेंट मेंटेन कर रखा था। नेक्स्ट आपके सामने एक पैसेज है, वीडियो को पॉज कर एक बार आप इस पैसेज को जरूर से रीड आउट करें, और एक बार पहले आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर कमेंट करेंगे, और उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये पैसेज मुझसे किस बारे में बात कर रहा है। ये पैसेज मुझसे बात कर रहा है ब्राउन की थ्योरी के बारे में, और ये जो ब्राउन की थ्योरी थी ये बेसिकली कई नॉवेल्स में भी लिखी गई है, और ये जो थ्योरी है ये वन ऑफ द फेमस थ्योरी है जो एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेकर जाती है। लेकिन बेसिकली ये जो ब्राउन की थ्योरी है ये पॉजिटिव माइंडसेट को पॉजिटिव शो करती है, जबकि जब लोगों ने इस थ्योरी को स्टडी किया तो उन्होंने इस थ्योरी को कैसे देखा या क्या जज किया इस थ्योरी के बारे में, वो यहाँ लिखा गया है, वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, जो ब्राउन की थ्योरी है पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर, वाइल कैप्टिवेटिंग इन इट सिंप्लिसिटी, यानी कि इन्होंने जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग को इतना ज्यादा सिंप्लिसिटी से, इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये भूल गए कि काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इस लाइफ में कॉम्प्लेक्स है। यानी इनकी थ्योरी किन किन चीजों को लेकर के फेल हो गई, तो ये फेल हो गई इसको एड्रेस करने में कि यहाँ
वहां पर बहुत सारी शेयर कॉम्प्लेक्सिटीज यानी वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को कम कर देगी, मिनिमाइज कर देगी, डिप कर देगी, एक तरीके से ऑब्सोल्यूट ले जाएगी, बिल्कुल रिड्यूस कर देगी। ये ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज है एंड इनहेरेंट, और आपकी जो लाइफ है उसको क्या कर देगी, अनसर्टेन कर देगी। एडवोकेटिंग फॉर अ कांस्टेंट पॉजिटिव आउटलुक, अगर आप किसी चीज को लगातार कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखेंगे, तो ये जो थ्योरी है, ये मतलब इस थ्योरी के हिसाब से तो ये कहते हैं कि आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखना है, पर ये भी मानते हैं, जब इस थ्योरी की स्टडी की गई तो ये माना गया कि ये ओवरलुक करती है। ओवरलुक यानी कि ये कई चीजों को छोड़ देती है, कई चीजों को इसने इग्नोर किया है। किनको, एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है। ह्यूमन के इमोशंस जो है वो दबा दिए गए हैं इस थ्योरी के हिसाब से। मतलब अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही देख पाएंगे ना, तो आप इमोशंस कभी भी बाहर नहीं ला पाएंगे। फिर ये कह रहा है सेंट्रल टू दिस थ्योरी इज द बिलीफ दैट, यानी इस थ्योरी का बिलीफ क्या था, सेंटर माइंडसेट क्या था, पॉजिटिविटी, यानी आप पॉजिटिविटी अपने मन में रखें, कैन सिग्निफिकेंटली डैश लाइफ आउटकम। अब ये कह रहा है कि ये सिग्निफिकेंटली लाइफ के आउटकम्स को क्या करेगा, वो इस फिलर में आएगा, वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे। हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव, लेकिन ये जो पर्सपेक्टिव है वो अंडर एस्टिमेट करता है किसको, स्ट्रेस को। कौन से स्ट्रेस को, वो अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस जो आप चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, आप चाह कर उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि आपके हेल्थ इश्यूज चाह करके भी नहीं कर सकते, और रैंडम लाइफ इवेंट्स। रैंडम लाइफ इवेंट्स यानी आपको नहीं पता आपकी लाइफ में कब क्या हो जाए, भगवान तो ये ना, अपन कुछ भी हो सकता है अपनी लाइफ में, वो चीजें भी ये कंट्रोल नहीं करना सिखाया है इस थ्योरी के हिसाब से। ये कहते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ऑफन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, हमारी लाइफ पर कैसा इम्पैक्ट लेकर आते हैं, प्रोफाउंड, यानी कि हमारे माइंड सेट को तो बिल्कुल भुला ही चुके हैं ये। बाय डिस डाउन प्लेइंग दीज एस्पेक्ट, जो ब्राउन की थ्योरी है वो रिस्क में लेकर आती है किसको, ओवर सिंप्लीफाइंग द डाइवर्स एंड ऑफर अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी ह्यूमन को जो एक्सपीरियंस करना चाहिए था वो अनप्रेडिक्टेबल जो नेचर है या जो डाइवर्स सिचुएशन है, इसे ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। इतना ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं करना है भाई, उसे सहने तो दो, सहेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे। फर्दरमोर द थ्योरी एम्फसाइज ऑन, और किस पे एम्फसाइज करती है, पॉजिटिव परपेचुअल पॉजिटिविटी को, यानी लगातार आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखना है, नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए, जिसके कारण नेग्लेक्ट होती है। क्या नेग्लेक्ट होते हैं, हमारे इमोशन। कैसे इमोशंस, जैसे सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और ना सिर्फ नेचुरल बट हमारे जो होलिस्टिक इमोशंस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। द इंसिस्टेंस ऑन पॉजिटिविटी कैन लीड टू, जिसकी वजह से हमारे इन इमोशंस का सप्रेशन हो जाता है, कई कोने में दबकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है हमारे अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस आ जाता है, और हम किससे गुजरने लग जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यू से हम गुजरने लग जाते हैं। दिस इज कॉन्ट्ररी टू, और ये इस थ्योरी का बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी इतना ज्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव होकर भी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो तो नेगेटिव ही आ रहे हैं। एडिशनली प्लस ये ऐड क्या करता है कि जो ब्राउन की थ्योरी है डज नॉट फुली रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ रेजिलियंस, वो रेजिलियंस के कंसेप्ट को भी नहीं फुलफिल कर पा रही है, विच इज क्रूशियल, जो क्रूशियल है हमारी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए या उन्हें झेलने के लिए। रेजिलियंस इज अबाउट, ये रेजिलियंस किसके लिए रिगार्डिंग है, ये है एक्नॉलेजिंग डिफिकल्टीज। आप कैसे, कब कोई नई डिफिकल्टी आती है आप उसे कैसे जज करते हैं, कैसे एक्नॉलेज करते हैं, कैसे उससे लड़ते हैं। नॉट जस्ट मेंटेनिंग अ पॉजिटिव फिगर, सिर्फ एक पॉजिटिव हाँ सब ठीक है सब ठीक है ये लेकर नहीं चलना है, आपको उसमें भिड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज ऑफ वन सिचुएशन, आपको हर किसी की सिचुएशन की रियलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके ऑब्स्टिकल्स को, कैसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेंगी कि आप इसे अडेप्ट करें और उनसे प्लस ओवरकम भी हो। ये जो अप्रोच है ये कई जगह प्रैक्टिकल है, सस्टेनेबल भी है, किससे, पॉजिटिव थिंकिंग से, तो कई सस्टेनेबल और प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट ये बात करता है कंक्लूजन की कि वाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव आउटलुक इज बेनिफिशियल, ठीक है मान रहे हैं पॉजिटिव आउटलुक बेनिफिशियल है, लेकिन इनसफिशिएंट भी है। ये इनसफिशिएंट किसके रिगार्डिंग है, जब आप लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं उस रिगार्डिंग जो है ये इनसफिशिएंट है। अ मोर नाउंस्ड अप्रोच विच एक्नॉलेजेस, जो क्या एक्नॉलेज करती, फुल स्पेक्ट्रम को, जहां पर ह्यूमन के इमोशंस भी होने चाहिए, लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी होनी चाहिए,
ये कह रहा है ये भी असेंशियल है। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखें, लेकिन ह्यूमन इमोशंस भी रखें और लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी अपनी लाइफ में जरूर रखें। पॉजिटिव थिंकिंग जो है विदाउट द अकम्पनीमेंट, ये रियलिस्टिक थिंग्स को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और फिर पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगी? अनसर्टेनिटीज लेकर आएगी और डिसइल्यूजन लेकर आएगी, यानी एक आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगी। इंटीग्रेटिंग पॉजिटिविटी विद अ रियलिस्टिक एंड अडेप्टेबल माइंडसेट, अगर आप एक पॉजिटिविटी भी रखते हैं, रियलिस्टिक माइंडसेट भी रखते हैं, वो आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगा? मोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, जिससे आप अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटीज को आसानी से डील कर सकते हैं। ये पैसेज था। अब जरा इस पैसेज से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग क्या फ्लॉ यानी क्या कमी थी ब्राउन की थ्योरी की पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर। तो जब ने हमने इस पैसेज की पहली लाइन पढ़ी थी ना, तभी इन्होंने हमें कहा था कि जो ब्राउन की थ्योरी है पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर, उसमें फेलियर है यानी कमी है। वो कमी क्या है कि वो शेयर कॉम्प्लेक्सिटीज यानी कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करती है और हमारी लाइफ की अनसर्टेनिटीज, कौन सी अनसर्टेनिटीज? नेचुरल, इनहेरिटेंट का मतलब होता है नेचुरल अनसर्टेनिटीज को भी क्या करती है? कम करती है, उन्हें पूरा करने में फेल हुई है। अब हम ऑप्शन पढ़े एक बार। द थ्योरी इन एडवर्टेंटली प्रमोट तो ये बिल्कुल नहीं करती माइंडसेट को। ब्राउन की थ्योरी एक्सेसिव एम्फेसाइज करती है कि इसको इमोशनल वेलबींग को एम्फेसाइज भी नहीं करती है। ये जो थ्योरी है ये अंडर एस्टिमेट करती है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों? लाइफ की कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ये अंडर एस्टिमेट ही करती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट एडवोकेट्स फॉर पर्सपेक्टिव अनड्यूली सपोर्ट भी नहीं करती। ये सारे ऑप्शन तो पॉजिटिव है, जबकि मुझसे कमी पूछ रहा है। फोकस करती है किस पे? हेल्थ इश्यूज पे? नहीं, ये फोकस भी नहीं करती है, तो मेरा आंसर तो कमी है ना, नेगेटिव आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द पैसेज एम्प्लॉय इज अ मोर सस्टेनेबल अप्रोच देन मेयर, मतलब ये कह रहा है क्या सस्टेनेबल अप्रोच है जो इस पैसेज में बताई गई है पॉजिटिव थिंकिंग के अलावा। मतलब आपको पॉजिटिव थिंकिंग तो रखनी है, उसके अलावा क्या अप्रोच बताई गई है। तो यहां पर इन्होंने मुझे कहा था कि पॉजिटिव, देखो क्या कहा था कि ये जो थ्योरी है वो एम्फासाइज करती है परपेचुअल पॉजिटिविटी को, नेग्लेक्ट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस को और रेंज ऑफ इमोशंस को। यानी कि यहां पर मैं कह सकती हूँ ना कि ये मुझसे कह रहा है कि आप क्या रख सकते हो। ये बोल रहा है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी रखो जो मोर इफेक्टिव हो, आपकी लाइफ को डील करने में रियलिस्टिक हो, और तभी जाकर आप अपने जो माइंडसेट है उसे क्या कर पाएंगे? अडेप्ट कर पाएंगे। यही इसने मुझे करने को कहा था, यही थ्योरी मुझे सजेस्ट कर रही थी। ऑप्शन पे जाते हैं। फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, हाँ स्ट्रैटेजीज बनाने को कहा था ताकि आप अडेप्ट कर सको और ओवरकम कर सको क्या? लाइफ के चैलेंजेस को, बिल्कुल ये कहा था। सोली कॉन्सेंट्रेटिंग, अकेले कॉन्सेंट्रेट ही करना है किस पर? हैप्पीनेस पर? नहीं भाई, ये तो नहीं कहा था। अडॉप्टिंग एन अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करना जो आपको कंप्लीटली इग्नोर करने को कहे लाइफ, नहीं भाई, इन्होंने तो मुझे कहा था आपको और बल्कि लाइफ की डिफिकल्टीज को लेकर के चलना है। कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है पॉजिटिव फैक्टर, हाँ ये तो सही है, पर आपको इरिस्पेक्टिव रियलिटीज को छोड़कर नहीं, रियलिटीज को साथ में लेकर। डिपेंडिंग ऑन द सप्रेशन, इमोशन सप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इमोशंस तो बाहर निकलने चाहिए। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द पैसेज एड्रेस द रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ब्राउन की थ्योरी में क्या एड्रेस किए गए हैं, यानी कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है ब्राउन की थ्योरी के हिसाब से। तो अगर मैं यहां पर चलूं तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये देखो इन्होंने मुझे कहा था एडवोकेटिंग फॉर, सेकेंड लाइन ही लिखी है, कांस्टेंट पॉजिटिव आउटलुक, दिस थ्योरी ओवरलुक द इंटीग्रेट इंटरप्ले ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड ह्यूमन इमोशंस, जो हमारी लाइफ की शेप को क्या करते हैं? एग्जिस्ट में लेकर आते हैं। जाए ऑप्शंस पे। इट कमेंट्स द थ्योरी फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूजन की ये बात कर रहा है, तो नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूजन तो नहीं था। द पैसेज क्रिटिसाइज कर रहा है किसको? थ्योरी को, बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि इन्होंने डिसरिगार्ड किया था किसको? एक्सटर्नल वेरिएबल्स को। ये बिल्कुल सही जवाब है। एजर्ट्स तो बिल्कुल नहीं, इन्होंने प्रेशराइज तो बिल्कुल नहीं किया एक्सटर्नल फैक्टर, बल्कि इनको छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू द प्रेस, तो इन्होंने ये कहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर फैक्टर्स इररेलेवेंट है, नहीं, रेलेवेंट तो बताए हैं बट उन पर ध्यान नहीं दिया है। और इस थ्योरी की प्रेज, द थ्योरी इज प्रेज कि परफेक्टली बैलेंस है, नहीं, इसके अंदर ये बताया गया है इंटरनली तो बैलेंस्ड है लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़ दिया गया है। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ब्राउन की थ्योरी के हिसाब से जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ब्राउन की थ्योरी के हिसाब से अगर मैं करेक्ट स्टेटमेंट देखूं तो पढ़ते हैं, ब्राउन थ्योरी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स लाइफ आउटकम। क्या ये लाइफ के आउटकम्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रही थी? तो ये प्रेडिक्ट ही तो नहीं कर पा रही थी, यही तो ये फेल हो गई थी। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि द थ्योरी प्रमोट्स बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस अप्रोच भी नहीं है। इसने कहा है कि इंटरनल फैक्टर्स को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। एम्फेसाइज कर रही है इंपॉर्टेंस पर, एम्फेसाइज भी नहीं कर रही है। द थ्योरी ओवरलुक्स द नेसेसिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ रेंज ऑफ इमोशंस, ये इमोशंस की नेसेसिटी को ही तो इसने इग्नोर कर दिया था, तभी तो हम फंस गए थे। ये लाइन मुझे दिख जाएगी, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसने मुझे कहा था कि इमोशंस जैसे कि सैडनेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इसे हमने क्या किया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। यानी इस थ्योरी ने इन फैक्टर्स को नेग्लेक्ट किया था, तभी तो ये इंटरनल माइंडसेट को नहीं लेकर आ पा रहे थे। फिर ये कह रहा है जो ब्राउन की थ्योरी है वो फुल्ली अकाउंट करती है किस पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, तो मैं कहूंगी नहीं। यानी कि यहां पर अगेन मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द पैसेज इंप्लाई अबाउट द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में क्या कहता है ये ब्राउन की थ्योरी की। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में एक लाइन यहां पर थी जो हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शंस पढ़ेंगे। द इंसिस्टेंस ऑन पॉजिटिविटी कैन लीड टू द सप्रेशन, इन इमोशंस का सप्रेस होना जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेन आ रहा था और पोटेंशियली एग्जर्बेटिंग हो रहा था किसका, मतलब हमारी हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज का ग्रेजुअली इंक्रीमेंट जो है वो होता जा रहा है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट सजेस्ट दैट द थ्योरी इज अ पनेशिया, पनेशिया का मतलब होता है इलाज। क्या ये साइकोलॉजिकल इश्यूज का इलाज कर पा रही थी? नहीं भाई, ये तो साइकोलॉजिकल इश्यूज को और बढ़ा रही थी, तो ये तो होगा नहीं। अभी अभी हमने देखा ना मेंटल इश्यूज बढ़ रहे थे। द पैसेज इंप्लाइज दैट स्ट्रिक्ट एडिरेंस कैन लीड टू, क्या ये हमें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की तरफ लेकर जा रही है? बिल्कुल। स्ट्रेस और स्ट्रेन उसने मुझसे कहा है। इट क्लेम्स दैट, क्या ये थ्योरी गारंटी लेती है कि आपके अंदर साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आएगी? नहीं, ये तो नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्या पैसेज के हिसाब से ये कहा गया है कि जो थ्योरी है वो सिग्निफिकेंट ही नहीं है किसके लिए, साइकोलॉजिकल इम्प्लीके नहीं, इसका सिग्निफिकेंस तो है पर हाँ इसके जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहे हैं। द थ्योरी इज लॉडेड फॉर इट्स पॉजिटिव, पॉजिटिव भी नहीं आ रहे हैं, यानी माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये मुझसे शेयर का जो है वो सिनोनिम पूछ रहा है। अब बेसिकली शेयर का मतलब मैंने फर्स्ट लाइन में जब ये शेयर वर्ड था तभी एक्सप्लेन किया था। शेयर कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज जो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है, कम होती जा रही है। और कम के लिए अगर मैं सिनोनिम यहां पर देखूं, रिड्यूस हो सकता है, वो रिड्यूस ऑप्शन में है नहीं। हाँ, एब्सोल्यूट का मतलब होता है डिमिनिश होना यानी कम होना। पार्शियल का मतलब आप जानते, भेदभाव करना। स्लाइट का मतलब जरा सा। लिमिटेड का मतलब भी नहीं होगा, ग्रेजुअल भी नहीं होगा। कैसी कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रही है, एब्सोल्यूट कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहा है। मोस्ट सुटेबल वर्ड जो फिल इन द ब्लैंक्स में यहां पर आएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स की लाइन अगर एक बार हम पढ़ें तो ये लाइन कहती है सेंट्रल टू दिस थ्योरी, यानी थ्योरी किस पे सेंट्रलाइज थी, पॉजिटिविटी जो है वो सिग्निफिकेंटली हमारी लाइफ के आउटकम्स में क्या रोल प्ले करती है, ये मुझे ये बता रही है। तो ये जो रोल प्ले करती है वो किसका रोल प्ले करेगी, देखो मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा, सेंस भी नहीं होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब तो ये होता है किसी भी चीज का मूल्यांकन, असेंस भी नहीं होगा, स्कोप भी नहीं है। डायमेंशन मतलब होता है किसी चीज का कम कर देना, या आप जैसे मैथ्स में डायमेंशन निकालते हैं ना, कैलकुलेट करना लेंथ ब्रेथ को, ये कहलाता है, एरिया को डायमेंशन कहते हैं। हाँ ये है कि यहाँ पर वर्ड आएगा इन्फ्लुएंस, कि ये इन्फ्लुएंस करती है किसको, ये इन्फ्लुएंस करती है लाइफ के आउटकम्स को। ये पॉजिटिविटी की जो बिलीफ है इस थ्योरी का, यही एक सेंट्रल स्टैंजा था, यहीं पे ये फोकस थी कि लाइफ के आउटकम्स को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है कि एंटोनिम बताना है स्ट्रेन का। अब स्ट्रेन का मतलब होता है, ये सारे इसके सिनोनिम लिखे हैं। टेंशन इसका सिनोनिम, प्रेशर इसका सिनोनिम, स्ट्रेस इसका सिनोनिम और बर्डन इसका सिनोनिम, और ये आपस में चारों वर्ड सिनोनिम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलीफ, यानी किसी भी चीज से रिलीफ पाना स्ट्रेन का क्या हो गया, एंटोनिम। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अगेन कुछ रीअरेंजमेंट है, ये वर्ड रीअरेंजमेंट है जो बेसिकली एसबीआई पूछ रहा है, तो आपको इस पर भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। और इन रीअरेंजमेंट को हम कैसे करते हैं, इन रीअरेंजमेंट में तो आपको वर्ड्स ही इधर उधर लगा करके देखने पड़ेंगे। आपको यहाँ नाउन वर्ब का बेसिकली बहुत ध्यान रखना है। अ डैश ऑफ एन ईगल, देखो वाइल्ड लाइफ ऑफ एन ईगल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कार्व करने की बात कर रहा है, बनाने की बात कर रहा है, तो ईगल के स्कल्पचर को बनाने की बात कर रहा होगा, तो यहां पर तो मेरा आएगा सी ऑप्शन।
क्या बोलूं मैं? द स्कल्पचर ऑफ एन ईगल वॉज कार्व्ड। कार्व्ड यानी बनाया गया है। आउट ऑफ वुड, किससे बनाया गया है? वुड से बनाया गया है। फॉर द, किसके, किससे? वुड से ये बनाया गया है। वाइल्ड मतलब आप क्या कहेंगे? स्कल्पचर ईगल का काफ्ट किया गया है लकड़ी से। फॉर द, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। तो यहां पर बी ऑप्शन सही है, लेकिन यहां कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए। तो यानी माय राइट आंसर वुड बी सी, देन बी, देन ए। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे कह रहा है ब्लड वॉज एनालाइज्ड थ्रू। ब्लड को एनालाइज किया जा रहा है या ब्लड को डायग्नोस्ट किया। देखो वॉज के बाद तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, है ना, वर्ब भी आएगी। तो डायग्नोस्टिक वर्ब है नहीं, सफरिंग नहीं आएगा। तो ब्लड किसी के द्वारा किया जाता है एनालाइज, तो यानी आएगा भी पैसिव। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है। ट्रू और डैश मशीन, कौन सी मशीन? सफरिंग मशीन बोलेंगे क्या? नहीं, डायग्नोस्टिक मशीन ही होता है। ये भी बिल्कुल सही लिखा है। वेदर द पेशेंट वॉज, क्या कि जो पेशेंट है वो कैंसर से सफर कर रहा है नहीं कर रहा है। यानी तीनों वर्ड्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे सही लिखे हैं। सही लिखे हैं तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट नीडेड। फिर आगे चलते हैं। विदाउट एनी डैश, देखिए ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद आपको ध्यान रखना है नाउन नहीं आना चाहिए। इज बाउंड टू गो टू अ बिटर डैश। अब यहां पर आप वर्ड्स को रीअरेंज करके देखें। विदाउट एनी, क्या? बिना किसी। विदाउट एनी सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड तो ठीक है। और डैश इज बाउंड, कौन बाउंड होता है? क्रेजी नहीं, एक ऐसा व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? इंट्रोवर्ट व्यक्ति। यानी यहां पर मुझे ऑप्शन क्या लगाना पड़ेगा? सी। कैन इंट्रोवर्ट पर्सन इज बाउंड टू गो अ बिट। अब ये इंट्रोवर्ट व्यक्ति क्या हो जाता है? क्रेजी हो जाता है। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो माय राइट आंसर वुड बी ए, देन सी, देन बी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द अलाउड मटीरियल, अलाउड मटीरियल कौन सा मटीरियल होता है? द परमिएबल मटीरियल हम कह सकते हैं। परमिएबल यानी ऐसा मटीरियल जिसके अंदर से अंदर बाहर सब ट्रांसपेरेंट हो जाए, सोख ले, है ना। तो द परमिएबल मटीरियल, मटीरियल की क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव हो गया। यानी यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द परमिएबल मटीरियल क्या करता है? अलाउ तो करता है। तो यानी यहां पर ऑप्शन आ जाएगा ए। वर्ब आएगी ना, अलाउड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, काफी सारा वाटर क्या करने के लिए? सी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बिल्कुल सही लिखा है। तो मेरे को रीअरेंजमेंट क्या दिखना चाहिए? बी, ए एंड सी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। द एस्ट्रोनॉमर डैश अ न्यू स्टार। अब जो एस्ट्रोनॉमर है उसने एक नया स्टार क्या किया होगा? डिस्कवरी किया होगा ना। तो यानी यहां पर ऑप्शन आ जाएगा बी। तो द एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर अ न्यू स्टार ड्यूरिंग, कब डिस्कवर किया है? अभी अभी की जो उसने ऑब्जर्वेशन की होगी उसमें। तो रीसेंट यहां पर एडजेक्टिव होगा, यानी यहां तो मैं लगाऊंगी सी ऑप्शन। और ये ऑब्जर्वेशन कैसी है? रीसेंट है। यहां आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रीसेंट की जगह वर्ड कौन सा आ जाएगा? ऑब्जर्वेशन। तो कैसी ऑब्जर्वेशन है? रीसेंट ऑब्जर्वेशन है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? बी, देन सी, देन ए। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड है। कोशिश करिए अगेन वीडियो को स्टॉप करके कि आप पहले खुद इनकी एरर स्पॉटिंग निकालें। कमेंट में मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में, एंड देन फिर आप इसके आंसर्स जो है वो देखेंगे, क्योंकि जब तक आप इन्हें खुद नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। चलिए करते हैं इनको। द हॉस्पिटल हैज, नाउ हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इजी एरर है, क्योंकि हैज के बाद एक बार फिर भी आगे अपन सेंटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ बैंकिंग सेक्टर में एक सेंटेंस में दो एरर हो सकती हैं और हम प्रायोरिटीज डेफिनेटली देते हैं। हालांकि हम टेंस को ही सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं, बट स्टिल हम सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे। हैज रिसीव फंडिंग फॉर मेडिकल डिवाइसेस सही लिखा है, एंड क्लिनिकल स्टडी। एंड से पहले और एंड के बाद बेसिकली नाउन है, तो यानी इस सेंटेंस में मुझे एरर मिल गई कि ए पार्ट में एरर है। हैज के बाद थर्ड फॉर्म। आर्यभट्ट नोटेड दैट, क्या नोट किया आर्यभट्ट ने? द ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनोसिटी का बेसिकली मतलब होता है लाइट। किसकी लाइट? मून की और अदर प्लैनेट्स की। ना यहाँ पर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट मून और अदर प्लैनेट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। किसके लिए? ल्यूमिनिसिटी के लिए। ये मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ आर नहीं आएगा ना, इज आएगा। तो बेसिकली एरर कौन से पार्ट में हुई? सी पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं। रेनबोज, कैन, कैन एक मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कैन बीन ऑब्जर्व्ड नहीं होगा, या तो आप कैन ऑब्जर्व बोलो, दो पार्ट में एरर आप बता नहीं सकते। बीन की जगह क्या करना पड़ेगा आपको? कैन बी ऑब्जर्व, पैसिव। तो रेनबोज कैन बी ऑब्जर्व। अगेन एरर कौन से पार्ट में? ए पार्ट में। इंद्रप्रस्थ वॉज वन ऑफ द, नाउ वन ऑफ के बारे में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो बेसिकली प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो बेसिकली सिंगुलर आती है।
अब यहाँ पर वन ऑफ के बाद एक बार हम नाउन चेक करें क्या प्लूरल लिखा है, नहीं। वैसे भी 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, क्या होगा, प्लेसेस होगा। तो एरर तो अपन को मिल गई है ना। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, बी पार्ट में। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए एसबीआई का एक और पेपर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश का पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। इसी तरीके से आप हमारे साथ और वीडियोस में भी बने रहें ताकि एसबीआई के पेपर में आपका इंग्लिश का जो स्कोर कार्ड है वो काफी अच्छा हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।